नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं नवीन सक्सेना। चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से इतर द्विपक्षीय वार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और सौहार्द बनाने पर सहमत। दोनों नेताओं ने विश्व व्यापार को स्थिर करने में दोनों अर्थव्यवस्थाओं की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। प्रधानमंत्री ने मालदीव, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, बेलारूस, मिस्र और नेपाल के नेताओं से भी मुलाकात की। भारतीय स्वयंसेवी संगठन एजुकेट गर्ल्स को 2025 के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए चुना गया। इजराइल ने गजा हवाई हमले में हमास प्रवक्ता अबू ओबैदा की मौत की पुष्टि की और ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख शहरों में विवादास्पद आव्रजन विरोधी रैलियां आयोजित की गईं। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने आज चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन से इतर द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने रूस के कजान शहर में अपनी पिछली बैठक के बाद से भारत चीन संबंधों में आई सकारात्मक प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों नेताओं ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और सौहार्द बनाए रखने के महत्व पर सहमति व्यक्त की और आपसी सम्मान, आपसी हित और आपसी संवेदनशीलता के आधार पर सहयोग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि भारत और चीन विकास में भागीदार हैं, प्रतिद्वंदी नहीं, और उनके मतभेद विवादों में नहीं बदलने चाहिए। बैठक के दौरान अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने द्विपक्षीय संबंधों के निरंतर विकास के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और सौहार्द बनाए रखने के महत्व पर प्रकाश डाला। सीमा पर डिसएग्रीमेंट के बाद शांति और स्थिरता का माहौल बना हुआ। हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच बॉर्डर मैनेजमेंट के संबंध में सहमति बनी। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू की। दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी फिर से शुरू की जा रही। हमारे सहयोग से दोनों देशों के 2.8 बिलियन लोगों के हित जुड़े हुए। आर्थिक और व्यापारिक संबंधों पर दोनों नेताओं ने विश्व व्यापार को स्थिर करने में अपनी अर्थव्यवस्थाओं की भूमिका को स्वीकार किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और चीन दोनों ही रणनीतिक स्वायत्तता चाहते हैं और उनके संबंधों को किसी तीसरे देश के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। प्रधानमंत्री की चीन की यात्रा को कवर कर रहे हमारे संवाददाता रितेश कपूर की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने द्विपक्षीय बैठक के दौरान पिछले वर्ष अक्टूबर में कजान में हुई मुलाकात के बाद से संबंधों में आए सकारात्मक रुझान का स्वागत किया। उन्होंने दोहराया कि भारत और चीन विकास के भागीदार हैं, प्रतिद्वंदी नहीं, और ये भी कहा कि मतभेदों को विवाद का रूप नहीं लेने देना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया। दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष हुई सैनिकों की वापसी और उसके बाद बनी शांति पर संतोष व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने सीमा विवाद के न्यायसंगत और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान की प्रतिबद्धता भी दोहराई। बैठक में लोगों के आपसी संपर्क बढ़ाने, सीधी हवाई उड़ानों, वीजा सुविधा और कैलाश मानसरोवर यात्रा की बहाली पर भी चर्चा हुई। आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में दोनों पक्षों ने व्यापार और निवेश बढ़ाने तथा व्यापार घाटा कम करने की आवश्यकता पर सहमति व्यक्त की। इसके अलावा दोनों नेताओं ने आतंकवाद विरोध और न्यायसंगत व्यापार जैसे वैश्विक मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति जताई। बाद में प्रधानमंत्री ने म्यांमार के वरिष्ठ जनरल मिन आंग ग्लाइंग से भी भेंट की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और विकास, सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और व्यापार में सहयोग पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन से जन संपर्क बढ़ाने और भारत की एक्ट ईस्ट नीति के तहत क्षेत्रीय एकता को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया। उन्होंने म्यांमार की विकास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में भारत की निरंतर सहायता का आश्वासन भी दिया। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, तियानजिन। प्रधानमंत्री मोदी ने मालदीव, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान और बेलारूस के राष्ट्रपतियों और मिस्र तथा नेपाल के प्रधानमंत्रियों सहित विश्व नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री की बैठक पर जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने आज चीन के
तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से अलग द्विपक्षीय बैठक में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति पर चर्चा की। संवाददाताओं से बातचीत में विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि दोनों नेताओं ने भारत और चीन के बीच आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों को बढ़ाने के विषय पर चर्चा की। The two leaders also exchanged views on ways to increase and balance bilateral trade, strengthen people-to-people ties, cooperate on trans-border rivers, and jointly fight terrorism. There was a desire to make additional progress on all of these issues on the basis of mutual respect, mutual interests, and mutual sensitivity. भारत के ग्रामीण क्षेत्रों और शैक्षिक दृष्टि से उपेक्षित इलाकों में लड़कियों की शिक्षा के लिए सामुदायिक और सरकारी संसाधन जुटाने के प्रति समर्पित भारत के एक स्वयंसेवी संस्थान द फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली को 2025 के रमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। एक रिपोर्ट। इस संगठन की स्थापना सामाजिक कार्यकर्ता सफीना हुसैन ने 2007 में राजस्थान में की थी। ये संगठन एजुकेट गर्ल्स के नाम से लोकप्रिय है। 2025 के अन्य मैग्सेसे पुरस्कार विजेताओं में मालदीव की पर्यावरण कार्यकर्ता शाहिना अली और फिलीपींस से फ्लेवियानो एंटोनियो एल विलानुवा शामिल है। पुरस्कार के रूप में एक पदक, प्रमाण पत्र और नकद राशि दी जाती है। 67वें रमन मैग्सेसे पुरस्कारों का वितरण आगामी 7 नवंबर को मनीला के मेट्रोपॉलिटन थिएटर में किया जाएगा। रमन मैग्सेसे की आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि एजुकेट गर्ल्स ने लड़कियों की शिक्षा के मामले में सबसे जरूरतमंद समुदायों की पहचान की और स्कूल न जाने वाली लड़कियों को तब तक कक्षा में बनाए रखने का काम किया जब तक वे उच्च शिक्षा और लाभकारी रोजगार के लिए योग्यता हासिल नहीं कर लेती। विश्व दर्पण के लिए वैष्णवी। ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विश्व दर्पण। इजराइल ने हमास की सैन्य शाखा के प्रवक्ता अबू ओबैदा की गजा में हत्या कर दी है। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने आज गाजा में सेना के हवाई हमले में हमास के प्रवक्ता हुदैफा समीर अब्दुल्ला अल कहलौत उर्फ अबू ओबैदा की मौत की पुष्टि की। इजराइल के रक्षा बलों ने शुरुआत में केवल इतना बताया था कि कल के हमले में हमास के एक वरिष्ठ सदस्य को निशाना बनाया गया था। हमले के तुरंत बाद इसकी पहचान हमास के प्रवक्ता के रूप में हुई थी और प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने आज साप्ताहिक कैबिनेट बैठक में इसकी पुष्टि भी की। ओबैदा हमास के एक शीर्ष नेतृत्व का करीबी था। लगभग 2 दशक से ओबैदा की जिम्मेदारी हमास के संदेश वीडियो के माध्यम से जारी करना था। ऑस्ट्रेलिया में आज प्रमुख शहरों में विवादास्पद आव्रजन विरोधी रैलियां आयोजित की गईं। प्रदर्शनकारियों ने सामूहिक प्रवासन को समाप्त करने का आह्वान किया। संघीय सरकार ने रैलियों की कड़ी निंदा की। अधिकारियों ने कहा कि विरोध प्रदर्शन नफरत फैलाते हैं और समुदायों को विभाजित करते हैं। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि कुछ आयोजन नव नाजी समूह से जुड़े थे। जापान के कई हिस्सों में आज दोपहर तापमान 40 डिग्री तक पहुंच गया। देश के 47 प्रांतों में से 28 में से कांटो से लेकर क्यूशु क्षेत्रों तक लू लगने की चेतावनी जारी की गई। और अब रुख करते हैं श्रीलंका का, जहां गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया जा रहा है और भारतीय समुदाय इस त्योहार को बड़ी श्रद्धा के साथ मना रहा है। भारतीय सांस्कृतिक संघ और मराठी मंडली ने स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र के सहयोग से कोलंबो में गणेश प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया, जिसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस कार्यक्रम में पारंपरिक ढोल ताशा लेजिम के अलावा कई अन्य प्रस्तुतियां भी शामिल थी। ये त्योहार भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है, जो ज्ञान, समृद्धि और सौभाग्य के प्रतीक हैं। विश्व हिंदू परिषद द्वारा द्वीप के सुदूरवर्ती क्षेत्र कोटागाला में भी गणेश चतुर्थी मनाई गई। 15 स्थानों से गणेश प्रतिमाओं को एक स्थान पर लाया गया, जहां महाआरती की गई और उसके बाद मूर्तियों को कोटागाला तालाब में विसर्जित किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से इतर द्विपक्षीय वार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और सौहार्द बनाने पर सहमत। दोनों नेताओं ने विश्व व्यापार को स्थिर करने और अर्थव्यवस्थाओं की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। प्रधानमंत्री ने मालदीव, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, बेलारूस, मिस्र और नेपाल के नेताओं से भी मुलाकात की। भारतीय स्वयंसेवी संगठन एजुकेट गर्ल्स को 2025 के रमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए चुना गया और ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख शहरों में विवादास्पद आव्रजन विरोधी रैलियां आयोजित की गईं। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।